नमस्कार दोस्तों। बीते कल के दिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी वही निंजा ट्रिक दोबारा से चली है जिसका नाम है 2 हफ्ते। मतलब कि यहाँ पर आपको याद होगा कि ईरान और इजराइल के बीच में जो जंग चल रही है इसको 7 दिन पूरे हो चुके हैं। इस 7 दिन की जंग में जो वैश्विक स्तर का तापमान है वो और भी अधिक बढ़ चुका है और इस जंग की आग में घी डालने का काम किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। लगातार ईरान को धमकी दे करके उसको युद्ध को इसने और अधिक भड़का दिया है। आपको याद होगा सबसे पहले इस ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर को धमकाया था, चेतावनी दी थी, ललकारा था, भाई तुम सरेंडर कर दो। लेकिन जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खोमेनी, उन्होंने ट्रंप की एक ना सुनी, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। शायद उन्होंने कानों का इस्तेमाल किया ही नहीं, सीधे इनकी मैसेज को बाईपास कर दिया, इनकी धमकी को इग्नोर कर दिया। फिर ट्रंप ने दोबारा धमकी दी, भैया तेहरान खाली कर दो वरना अंजाम भुगतोगे। मगर ईरान ने एक ना सुनी, बल्कि इस धमकी के बाद में शायद ईरान काफ़ी एग्रेसिव हो गया और उसने इजराइल के ऊपर जो मिसाइल हमलों की संख्या थी उसको और भी अधिक बढ़ा दिया। सोचिए, फतेह-1 मिसाइल जैसी मिसाइलों का भी प्रयोग कर रहा है बैक टू बैक, बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि ईरान के पास में तो मिसाइल का बफर बहुत तगड़ी मात्रा में रखा हुआ है। लेकिन इजराइल के पास जो बफर है, ऐसा माना जा रहा है कि इसके पास केवल हथियारों का बफर केवल 10 डेज़ का है। बट ट्रंप ने बोला कि भैया तू चल, मैं आई, मतलब कि इजराइल को बोला कि तू इस युद्ध में चल, मैं आया 14 डेज़ बाद। लेकिन 4 दिन का जो गैप होगा उसकी भरपाई आखिर कैसे हो पाएगी? कहीं ऐसा ना हो कि ईरान इजराइल के ऊपर भारी पड़ जाए, वो चलेगा पता आने वाले समय में। बट ये जो ट्रिक है ना ट्रंप की, ये बहुत पुरानी ट्रिक है, हर बार ये करता है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इजराइल को गाज़ा में ईरान कन्वर्ट कर दे। जैसे आपको याद होगा कि गाज़ा में जो अटैक हुआ था, जो हमला हुआ था, उस समय 2023 में 41,000 लोग मारे गए थे। सोचिए, और ये जो युद्ध चल रहा है इसमें ईरान और इजराइल के बीच में, इसमें भी एक बहुत बड़ी हानि हुई है। लेकिन ट्रंप जी लेके बैठे पड़े हैं और 2 हफ्ते की माला, बस वही ये माला जाप कर रहे हैं। ये एक्चुअली ना ट्रंप का हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, एक बहुत बड़ी निंजा ट्रिक है, एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं इनके पास ये हथियार है। और जब भी इनके पास कोई प्लान नहीं होता, कुछ नहीं सोचता, बस ये मांगते हैं क्या? 2 हफ्ते। क्योंकि ट्रंप को साफ साफ ये मालूम है कि यहाँ पर 14 डेज़ बाद लोग शायद मेरी बातों को भी भूल जाएंगे कुछ टाइम बाद, क्योंकि लोगों की जो मेमोरी है ना काफ़ी शॉर्ट हो चुकी है। एक स्टडी के मुताबिक लगभग औसतन 7 दिन में 70% न्यूज़ लोग भूल जाते हैं। ये आपकी प्योर रिसर्च रिपोर्ट, अगर आप गूगल में सर्च मारेंगे तो उसमें आपको ये आंकड़ा मिल जाएगा। सो गाइस, 14 डेज़ में सोचिए भूलने का आंकड़ा कितना तगड़ा होगा। तो इसको पूरा विश्वास है जनता की मेमोरी के ऊपर ट्रंप को। लेकिन दोस्तों कुछ जनता ना भूलती नहीं है, बहुत 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 शार्प होती है। आपको याद होगा 2018 में उत्तर कोरिया को इन्होंने धमकी दी थी, आग और आक्रोश की धमकी दी थी। फिर क्या हुआ था? 2 हफ्ते में देखते हैं, ऐसा बोल दिया था। और जब कोविड आया था उस समय इसी ट्रंप ने ये कहा था कि 2 हफ्ते में ना सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हुआ? केस लगातार बढ़ते गए, हम इनके तमाम स्टेटमेंट को भूल गए। लेकिन मैं यहाँ पे एक वीडियो के लिए अटैच कर रहा हूँ कि इन्होंने 2 हफ्ते वाला ही निंजा ट्रिक कब कब चली है। इनके स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद मैं आता हूँ वीडियो की तरफ वापस। You're going to find some very interesting items coming to the forefront over the next 2 weeks. We'll be reporting back sometime over the next 2 weeks as to NAFTA. I'll be making a big decision on the Paris Accord over the next 2 weeks. We've got the plan largely completed and we'll be filing it over the next 2 or 3 weeks. We're having a big opening in 2 weeks. दोस्तों, ईरान ने इजराइल के ऊपर ट्रंप की उस धमकी के बाद लगातार इस हमलों की जो क्वांटिटी थी उसको इंक्रीज़ कर दिया और उसका जो एग्रेसिव मोड था, उसकी जो ट्यूनिंग थी, उसको और अधिक हाई कर दिया। और आपको याद होगा कि ईरान ने एक ऐसा धमाका किया है बीते कल के दिन, उसके बाद में इजराइल का एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर के परखच्चे उड़ चुके हैं ईरान के इस हमले के बाद। तो गाइस, उस सेंटर का नाम है वाइसमैन रिसर्च सेंटर। डेट है 19 जून 2025, यानी कि परसों का दिन। इस दिन ईरान ने रहोवोत में स्थित जो वाइसमैन रिसर्च सेंटर है इस पर मिसाइली हमला किया। और ये हमला एक्चुअली बदले की कार्रवाई है। बदले की कार्रवाई क्यों? आपको याद होगा कि इजराइल ने 13 जून 2025 को ईरान का जो नतांज, फोर्डो और जो इंस्फान जो न्यूक्लियर साइट थी, इस पर इसने हमले किए थे इजराइल ने। वो तरीके से रिप्लाई नहीं कर पाया था ईरान, तो 19 जून को ईरान ने इजराइल को इस चीज़ का रिप्लाई करा है। उस 13 जून वाले हमले में मतलब कि 9 ईरानी परमाणु वैज्ञानिक उस समय मारे गए थे। नुकसान ईरान का बहुत तगड़ा हुआ था, लेकिन रिवर्स में नुकसान कर दिया है अब ईरान ने इजराइल का। अब यहाँ पर जो ये हमला किया गया है इसमें इसके बहुत सारे वैज्ञानिक मारे गए हैं बीते करके दिन। और ये हमला बिल्कुल सटीक हमला था, मतलब कि प्रिसीजन अटैक था।
और मज़ेदार दोस्तों ट्विस्ट यहाँ पर यह है कि ये सेंटर इतना सीक्रेट था कि गूगल मैप पर भी आपको इसकी लोकेशन, इसका पिन कोड सर्च करते समय भी आपके पसीने छूट जाएंगे। लेकिन ईरान की मिसाइल ने इसको ढूंढ निकाला और इसको बूम धराशायी कर दिया। और बीते कल के ही दिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर ईरान ने किया एक मिसाइल हमला। भाई आप बोलोगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इस युद्ध से क्या ताल्लुक? भाई वो तो सॉफ्टवेयर बनाती है, ठीक है, युद्ध में इसका क्या काम? दोस्तों तेहरान टाइम्स ने यह दावा किया है कि 20 जून यानी कि बीते कल के दिन एक ईरानी मिसाइल इजराइल के बरसोवा शहर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पास गिरी है। टारगेट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही होगा, बट तरीके से टारगेट से लॉक नहीं हो पाया, यहाँ से वहाँ हो गया हल्का सा, और वो वहाँ पे जाके गिरी थोड़ा सा उसके करीब। अब ईरान का साफ साफ ये आरोप है कि उसने ऐसा क्यों किया, भाई उसकी वजह उसके पास होगी पक्का। तो ईरान ने साफ साफ ये बोला है कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ना, ये कहीं ना कहीं मिलिट्री के साथ मिल करके एक AI बेस्ड मिसाइल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही थी, इसलिए हमने उसको टारगेट किया। इजराइल के इस लोकेशंस को, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हमने इसको बूम करना चाहा पक्का कहीं ना कहीं। अब दोस्तों यहाँ पे मज़ेदार बात साफ साफ ये है कि लगता है कि अब जो माइक्रोसॉफ्ट है वो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर की जगह पर अफसर मिसाइल की कोडिंग को भी डेवलप कर रही है। और इस हमले के बाद में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पास जो हमला हुआ है इसमें 18 लोग घायल हुए हैं और इजराइल पर कुल नुकसान हुआ है $572 मिलियन का, जो केवल माइक्रोसॉफ्ट वाले ऑफिस के पास में हमला किया गया, केवल इतना नुकसान हुआ है इसका। तो गाइस ये हमला एक्चुअली बहुत बड़ा हमला है और अमाउंट भी काफ़ी बड़ा लॉस है। अगर आप तो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो पाओगे कि हाँ यार सच में बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है। मतलब कि इजराइल और ईरान ने पूरे आसमान को जंग के मैदान में तब्दील कर दिया है। सोचिए एक दूसरे के ऊपर बमबार्डिंग करते जा रहे हैं, बट इजराइल के पास में अब जो स्टॉक है, बफर स्टॉक काफ़ी कम है हथियारों का। क्या होगा भाई सोचिए, जिस मित्र के भरोसे बैठे हुए थे ट्रम्प के भरोसे कि वो टाइम पे आएंगे उसे बचा लेंगे, आज वही अपने कदम पीछे कर रहा है। तू चल मैं आई वाला हिसाब। दोस्तों अब बात करते हैं कि जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसका महिमा मंडल इजराइल ने एक बहुत बड़े स्केल पे किया था वैश्विक स्तर के सामने, मतलब कि विश्व के सामने। भाई वर्ल्ड के लोग भी काफ़ी डरने लगे थे, भाई इजराइल के पास तो आयरन डोम आ गया, इसने खुद की एक प्रोटेक्शन लेयर तैयार कर ली है, इसके पास तो अपना खुद का सुदर्शन चक्र है। लेकिन बीते कल के दिन ईरान की मिसाइल ने साफ साफ ये जग जाहिर कर दिया है कि भैया जो हमारे पास मिसाइलें हैं वो इस आयरन डोम को भी चकमा दे सकती हैं बड़ी आसानी से। क्योंकि इजराइल का जो आयरन डोम है 72 घंटे पहले इसकी जो रेंज थी इसने अभी इंक्रीज़ करी थी इजराइल ने, मतलब कि एरो 3 डिफेंस सिस्टम को इसने क्या करा था, एक्टिवेट कर दिया था। और उसके बाद कई ईरानी मिसाइलों को रोकने में ये उसके बाद भी नाकाम रहा है। और यहाँ पर ईरान ने फतेह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। सोचिए जब ट्रंप ने धमकी दी थी ना, उसके बाद ये फतेह-1 मिसाइल लॉन्च की गई थी। सोचिए फतेह-1 मिसाइल का एक बार मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था काफ़ी विस्तार में, जो कम से कम कह सकते हैं कि आवाज़ से 5 गुना तेज है। और ये तेल अवीव, हाइफा और बरसोवा जैसे शहरों में इसने तबाही मचाई। और जो सोरोका मेडिकल सेंटर है उस पर हमले में 25 लोग मारे गए। सोचिए, और ईरान की मिसाइलें ऐसी है कि आयरन डोम को ये लगता है भैया तो इतनी तेज आखिरकार काहे आ रही है, थोड़ा आराम कर ले, चाय पानी पी ले, थोड़ा आराम कर। और इस हमले के बाद में ईरान ने 7 दिनों में, हम कह सकते हैं कि पिछले 7 दिन हो चुके हैं युद्ध को जारी हुए इनके आपस में, पिछले 7 दिनों में 400 मिसाइल का प्रयोग किया, 400 मिसाइल का प्रयोग किया है इसने। और इजराइल में 240 लोग घायल हुए हैं और मरने वालों की संख्या काफ़ी अथाह तक पहुंच चुकी है। एग्जैक्ट डाटा भी शेयर नहीं हुआ है। लेकिन युद्ध का ना सबसे बड़ा नया जो ट्विस्ट है दोस्तों, वो है आपका क्लस्टर बम का खौफ, जो इजराइल के अंदर इस समय बना हुआ है। और दोस्तों ये क्लस्टर बम कोई छोटा मोटा बम नहीं होगा है, ध्यान रखिएगा। ये कह सकते हैं बम की पूरी फैमिली है, पूरा खानदान है। क्या है क्लस्टर बम? एक्चुअली एक मिसाइल में 100 छोटे बम भरे होते हैं, जो गिरते ही बुरी तरीके से क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। मतलब कि कुछ तुरंत क्या होते हैं, ऑन द स्पॉट नीचे गिरते ही फट जाएंगे, लेकिन कुछ उसमें से फटेंगे नहीं, वो फटेंगे कुछ समय बाद। और इजराइल ने यह दावा किया है कि ईरान ने बरसोवा में क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है। मतलब कि अगर 2 देशों के बीच में सीज फायर हो भी गया, युद्ध विराम हो गया, अगर क्लस्टर बम कहीं पर फेंक रखा है तो वो कभी भी फट सकता है, जब उसका मन आए तब फट सकता है। मतलब कि एक ही पूरे के पूरे खाके के अंदर, ठीक है, बहुत सारे बम फिट किए जाते हैं। कोई कहीं गिरेगा, कोई कहीं गिरेगा, कोई कहीं गिरेगा, कुछ समय बाद वो फटेगा, ये हाल है। और यहाँ पर इसके बाद में इजराइल के काफ़ी सारे स्थानों को नुकसान पहुँचा। और विवाद सबसे बड़ा ये है कि 111 देशों ने क्लस्टर बम पर बैन लगाया है, लेकिन अमेरिका, ईरान और इजराइल ने इस पर
साइन नहीं किया था। भैया हम नहीं मानते बैन बैन, हमको पड़ेगी आवश्यक तो हम अपने स्टॉक से निकालेंगे, इस बम को हम प्रयोग करेंगे। सोचिए, अमेरिका, ईरान और इजराइल, इन 3 देशों ने इस ट्रीटी में साइन नहीं किया है कि हम क्लस्टर बम का प्रयोग नहीं करेंगे। ये अपनी मर्जी के मालिक चल रहे हैं। और क्लस्टर बम इतने खतरनाक होते हैं कि कहीं ना कहीं युद्ध खत्म होने के बाद भी कहते हैं अरे अभी तो मेरा टाइम बाकी है, एक धमाका और, मेरा मन आएगा तब करूँगा धमाका। और इस बरसोवा हमले में ना बीते कल के दिन 18 लोग घायल हुए हैं, कई इमारतें तबाही हुई हैं। और जो इजराइल की जीडीपी थी, जो ग्रोथ है वो काफ़ी डाउन हो चुका है, 3.5 तक का ग्रोथ पहुंच चुका है। इनफैक्ट जो इसका स्टोरेज है हथियारों का, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, केवल 10 डेज़ का है। अगर ईरान ने अपनी संख्या और अधिक बढ़ा दी और अपने डिफेंस में इजराइल ने उन बचे हुए हथियारों का प्रयोग कर लिया, शायद 10 के 5 दिन भी हो सकते हैं। क्या सच में ट्रंप अपने दोस्त को बचाएंगे? आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। अब दोस्तों, जो गाज़ा है, गाज़ा में बम बरसाता था, आपको याद होगा इजराइल, आज उसी कंडीशंस में खड़ा है इस समय इजराइल। पूरी तरह त्राहीमाम हर तरफ मचा हुआ है। सोचिए, जैसी स्थिति आपकी तेल अवीव की तस्वीर अगर आपको याद होंगी, हर तरफ धुआं था। आज इजराइल के अंदर हर तरफ क्या है? धुआं और सायरन बज रहे हैं। और इजराइल के लोगों को इतना डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं जो यहाँ के जो लोग हैं, इजराइल की जनता इस समय मेट्रो स्टेशन और पब्लिक शेल्टर में छिप रही है, वहाँ पे जाके रह रही है अपना घर छोड़ करके। क्योंकि ईरान के अंदर एक खास बात है कि वो सिविलियन जो लोग हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको टारगेट इसने बिल्कुल नहीं करा है। और नेतन्याहू की चुप्पी, गाजा युद्ध के समय बड़बोले बयान देने वाले नेतन्याहू अब सिर्फ खोमेनी को निशाना बनाने की बात कर रहे हैं। सोचिए, और इजराइल के लोग दोस्तों मेट्रो में सो रहे हैं, उनको पता है कि हाँ भी ईरान यहाँ तो कम से कम हमला नहीं करेगा। इसने एक डेकोरम बना के चल रखा है युद्ध का स्टार्टिंग से ही। सोचिए, और इजराइल का रोज़ का युद्ध में जो खर्चा हो रहा है खुद को बचाने को लेकर के, वो हो रहा है 62 अरब के आसपास। इतनी तगड़ी मात्रा में पैसा खर्च कर रहा है, और नुकसान कितना हुआ वो तो काउंटलेस हम कह सकते हैं। तो लास्ट 7 डेज़ में ईरान और इजराइल के सिनारियो को या फिर सर्कमस्टांसेस को अगर हम डीप डाइव करेंगे तो हम यही पाएंगे कि शुरुआत से हमको यही लग रहा था कि जब इजराइल को आवश्यकता पड़ेगी तो उसके साथ खड़ा है। लेकिन अब ना कहानी पूरी तरीके से पलट चुकी है। वैसे भी ना डोनाल्ड ट्रंप को यू टर्न लेने का बड़ा शौक है। अचानक से शाम को शायद ही कोई पर्ची निकालते हैं, डब्बे में बहुत सारे पर्ची भरी होगी, डेली कुछ नया तूफानी करना है, चलो ठीक है, वो इतना टैरिफ, चलो उतना टैरिफ बोल दिया। अरे बोलने से पहले एक बार सोच तो लो कि आप बोल क्या रहे हो। और इस समय जो सिनारियो था, सबसे बड़ी बात ये थी कि अमेरिका ने अपने F-16 जेट सऊदी अरब भेजे थे और एक बहुत बड़ी आर्मी की संख्या इजराइल को उन्होंने भेजी थी। उसके बाद हमको ये लगा कि जैसे धमकी दे रहे हैं लगातार, भैया सरेंडर कर दो, ईरान तुम सरेंडर कर दो, बाकी अगर धमकी दी थी। उसके बाद तो यही लगा था कि फाइनली ये कूद जाएंगे इस युद्ध के अंदर। लेकिन कहानी कुछ और ही हो गई। 14 डेज़ का टाइम इन्होंने मांग लिया कि 14 डेज़ बाद हम देखते हैं क्या होगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको याद होगा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर को अपने यहाँ पर इनवाइट किया था खाने पर, बिरयानी पर, कुछ भी कह सकते हैं, क्या खाया क्या नहीं खाया वो नहीं पता हमको। बट पाकिस्तान की ज़मीन से ईरान पर ये मिसाइल दाग देंगे, ये था डोनाल्ड ट्रंप का शायद प्लान। मतलब कि भैया ये पाकिस्तान है, ट्रंप जी आप भूल रहे हो, कोई आलू की टिक्की नहीं है, जो चटनी मिलेगी लगाया और उसको खा लिया। और पाकिस्तान कोई फुटपाथ नहीं है, बल्कि एक न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट है। तो वो एक इस्लामिक स्टेट दूसरी इस्लामिक स्टेट पर आपको बम चलाने के लिए अपनी ज़मीन क्यों देगा? इस पर विचार आपने कभी किया है? और वैसे भी ना, जो ये पाकिस्तान है, यहाँ पर पाकिस्तान यहाँ की सरकार की मर्ज़ी से नहीं बल्कि सेना की मर्ज़ी से चलता है। पिछले 75 सालों में 33 साल तो आर्मी ने ही यहाँ पर शासन किया है। और मुनीर से आप ये चाहते हो कि भैया वो आपको ज़मीन देंगे, आपको मिसाइल देंगे अपनी? बिल्कुल नहीं। सोचिए, अभी दोस्तों पाक रक्षा मंत्रालय ने साफ साफ ये बताया है कि जो मीटिंग हुई थी इन दोनों की आपस में, उसका मेन फोकस था क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, बस ये था। और उसके अलावा कुछ तेल की डील को लेकर उन्होंने आपस में बात करी है। क्योंकि लंबे समय से ना जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पाकिस्तान को काफ़ी अच्छे ऑफर दे रहे हैं। वो अलग बात है कि ये बोलते हैं कि हम लोग आतंकवाद के खिलाफ है, अमेरिका साफ साफ ये बोलता है। सोचिए, लेकिन अब इसका कुछ और ही चल रहा है। एक्चुअली सही बात कहूँ ना, जो इनका जो सेकंड जो इनका कार्यकाल है ट्रंप का, वो कुछ खास नहीं जा रहा है। एक्चुअली शायद कुछ लोचा वगैरह कुछ हो चुका है। ट्रंप को शायद ये लग रहा है कि पाकिस्तान अगला दुबई बनने वाला है, इतना अमीर होने वाला है। और दोस्तों ट्रंप की ये चाल वैसे ही है जैसे कोई पकोड़े वाला साफ साफ ये बोले कि मैं ईरान और इजराइल का जो वॉर है मात्र 2 मिनट के अंदर रुकवा दूंगा। ये कॉन्फिडेंस है इनका। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। बट आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ये युद्ध और भयंकर रूप लेगा? क्या सच में आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में कूदेंगे, या फिर कोई नई हमको लॉलीपॉप थमा देंगे? ये लो 14 डेज़ नहीं, मुझे 28 डेज़ चाहिए, मेरा पेट खराब है, मैं नहीं आ सकता युद्ध में, या कुछ ऐसा बोलेंगे?
आपको क्या लगता है? डार्क में सोचिएगा, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा। मिलता हूँ चलिए नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।